हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। हमारे शरीर के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन कौन कौन से पोषण जो है तो ज़रूरी होते हैं। शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यक भोजन ही पोषण होता है। आवश्यक भोजन को उपयोग करना पोषण कहलाता है, जिससे हमारा शरीर चल सके और काम कर सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। विटामिन्स, खनिज, जल, ये सभी चीज़ें जो हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जल के बाद दोस्तों हम रुचांश के बारे में समझेंगे। रुचांश क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है हमारे शरीर में। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आलू और अमरूद ये दोनों इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक होते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं। आलू और अमरूद में ये सारे के सारे चीज़ पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा कहते हैं। जितनी भी चीज़ें मीठी होती हैं, जो भी चीज़ आप खाते हो जिसमें मीठापन आता है, वो सभी की सभी चीज़ें जो है तो कार्बोहाइड्रेट हैं, शर्करा कहलाती हैं। जैसे आप चावल खा रहे हो, बिना शक्कर के आप चावल खाओगे तब भी वो मीठा लगता है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाने से, अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन कर रहे हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा बनाता है और उस ऊर्जा को जो है तो खर्च करना होता है। यानी कि आप लोग काम करोगे तो वो ऊर्जा खर्च होगी, कार्बोहाइड्रेट खर्च होगा। अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और ऊर्जा को खर्च नहीं कर रहे हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है तो वसा का रूप ले लेता है, जो मोटापा होता है, जिसमें से मोटापा होता है, जिसमें से दोस्तों हृदय रोग हो सकता है या फिर मधुमेह भी हो सकता है। इस मोटापे को दोस्तों हम लोग वसा में समझेंगे। इसके आगे वसा देखेंगे तो उसमें समझेंगे। शरीर में, हमारे शरीर में 1% होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जितना हम खाते हैं उसमें से ऊर्जा बन के निकल जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो है तो कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक होते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को जो है तो कार्ब्स भी कहा जाता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है तो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कार्बन से कार्ब ले लिया गया, ऑक्सीजन से ओ लिया गया है, और हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रेट को हाइड्रोजन से लिया गया है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कार्बन से कार्ब हुआ, ऑक्सीजन का ओ आया, और हाइड्रोजन का जो है तो हाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये पूरा मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन 3 चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों C6H12O6। इसको अगर रेशियो में देखा जाए तो इसमें अगर हम 6 का भाग देंगे तो कार्बन 1 बचेगा और हाइड्रोजन 2 बचेगा और ऑक्सीजन भी 1 बचेगा। इस प्रकार से इसका रेशियो होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है तो ये 3 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक हो गया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है ये शर्करा का सिर्फ एक अणु होता है। मोनोसेकेराइड शर्करा का सिर्फ एक अणु होता है, जिन्हें और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे आप इस प्रकार से समझिए, अणु और परमाणु होता है, तो अणु को तोड़कर हम परमाणु बना सकते हैं। परमाणु ऐसा भाग होता है जिसको और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इसी प्रकार से दोस्तों मोनोसेकेराइड जो होता है वो सबसे छोटा होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा भाग होता है जिसमें से हमें ऊर्जा मिलती है। मोनोसेकेराइड को और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, वो आखिरी भाग होता है। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत दोस्तों ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। ये 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं मोनोसेकेराइड में। ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, साधारण शर्करा होता है। ये अंगूर और चावल में देखने को मिल सकता है और भी फलों में देखने को मिल सकता है।
नॉर्मली आप बिना शक्कर के चावल खाओगे, बिना गुड़ मिला के चावल खाओगे तो वो मीठा ही लगेगा। वही होता है ग्लूकोज, आखिरी भाग होता है ग्लूकोज नॉर्मल। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर ध्यान करिए, कोशिका में हमने पढ़ाया था, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का अणु बनाता है, और इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है तो ग्लूकोज आखिरी भाग होता है, इसे और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो चावल से भी हमें जो है तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फ्रुक्टोज जो होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा होता है। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा होता है। ये फल जैसे सेब, खजूर, अंजीर, नाशपाती, आलू बुखारा, इस प्रकार की चीज़ों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। और अगर सब्जी को देखें हम तो जैसे आर्टिचोक, शतावरी, मशरूम, प्याज, लाल मिर्च, इस प्रकार की सब्जियों में जो है तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। चुकंदर, गन्ना और शहद, इनमें भी जो है तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। दोस्तों गन्ना जो है तो गन्ना में से चीनी बनती है, गन्ना में से चीनी और गुड़ बनता है। तो चीनी और गुड़ में भी फ्रुक्टोज पाया जाता है, चीनी और गुड़ में जो है तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। और दोस्तों ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये दूध में पाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड दोस्तों वह चीज़ होती हैं जिनमें शर्करा के दो अणु मिलते हैं। शर्करा के दो अणुओं के मिलने से डाइसैकेराइड बनता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला देने से सुक्रोज बनता है। हम अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो उसमें से हमें सुक्रोज मिलेगा, जो गन्ने में, चुकंदर में, सेब, संतरे, गाजर जैसे फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाएंगे तो लैक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाएंगे तो लैक्टोज जो है तो डाइसैकेराइड शर्करा मिलेगी। दोस्तों लैक्टोज जो है तो ये गाय, बकरी और भेड़ के दूध में पाया जाता है। लैक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है तो ये गाय, बकरी, भेड़ के दूध होते हैं। और दोस्तों इनसे जो है तो दही, पनीर बनने वाले चीज़ जो है तो उनमें भी लैक्टोज पाया जाता है। डेयरी में जो चीज़ें बनती हैं उसमें जो है तो लैक्टोज पाया जाता है। और दोस्तों ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिलाएंगे, ग्लूकोज को ही ग्लूकोज से अगर मिलाएंगे तो माल्टोज मिलेगा हमें। ये अनाज में पाया जाता है दोस्तों, माल्टोज जो है तो अनाज में पाया जाता है, जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, इस प्रकार की चीज़ें हो गई। फल में हमें नाशपाती में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा। माल्टोज जो है तो ज़्यादातर जो है तो अनाजों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों कृत्रिम शर्करा, ये तो प्राकृतिक शर्करा है। ये सभी जो हैं अभी तक जो हमने पढ़े तो ये सभी जो हैं तो प्राकृतिक शर्करा हैं। कृत्रिम शर्करा किसे बोलते हैं? कृत्रिम शर्करा उसे बोलते हैं जिसे हम, कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव के द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक का मतलब है कि हमें चीज़ें जो है तो प्रकृति से मिलें। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना हम बनाते नहीं हैं, ये ज़मीन से उगता है और उसमें से हम शक्कर का, गुड़ का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमें ज़मीन से, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, यानी कि जो वातावरण में पहले से मौजूद हैं, उन्हें प्राकृतिक बोलते हैं। और जिनका निर्माण हम खुद करते हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम शर्करा का निर्माण जो है तो किया गया है, इसे सैकरीन कहते हैं। ये सैकरीन जो होता है ये चीनी से लगभग 500 गुना मीठा होता है, इतना मीठा होता है ये सैकरीन। इसको जो है दोस्तों तो कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। ये सैकरीन जो है तो इसको कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। इस प्रकार से इसको जो है दोस्तों तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों पॉलीसेकेराइड। पहला हमने देखा मोनोसेकेराइड, दूसरा हमने देखा डाइसेकेराइड, अब ये तीसरा है पॉलीसेकेराइड। दोस्तों पॉलीसेकेराइड जो होता है ये हजारों शर्कराओं के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें हजारों शर्कराओं के अणु जो है तो शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों स्टार्च आता है, स्टार्च को मंड भी कहते हैं। ये जटिल प्रक्रिया होती है, इसको पचने में थोड़ा समय लगता है। ये स्टार्च जो है तो अनाज के चोकर में मिलता है। अनाज का जो ऊपरी खोल होता है, छिलका जो होता है अनाज का, जैसे चना का ऊपरी छिलका हो गया उसमें स्टार्च मिलता है, गेहूं का ऊपरी छिलका हो गया उसमें स्टार्च मिलता है, इस प्रकार से। और दोस्तों पत्तियों में भी स्टार्च जो है तो मिलता है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। स्टार्च या मंड को जो है तो अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों सेल्यूलोज।
ये बहुत ऊर्जा देता है। सेल्यूलोज जो है तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ये पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है, हरे पौधों में प्राप्त होता है, पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है उसमें प्राप्त होता है सेल्यूलोज। दोस्तों कोशिका के अंतर्गत हमने सेल्यूलोज का अध्ययन किया है। सेल्यूलोज जो है दोस्तों तो ये इसको मानव नहीं पचा सकता, यानी कि हम लोग नहीं पचा सकते। सेल्यूलोज का पाचन जो कीटाणु करते हैं, जो एंजाइम्स करते हैं, वो हम लोगों में नहीं पाए जाते। ये बड़े जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई। इनमें जो है तो सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज जो है दोस्तों तो ये पेड़ की छाल में पाया जाता है। पेड़ की छाल में सेल्यूलोज को पचाने वाले कीड़े भी मौजूद होते हैं। तो जैसे ही गाय भैंस जो है तो पत्तियां खाते हैं, तो उन पत्तियों को जो है तो वो कीड़े सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। सेल्यूलोज को दोस्तों बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अल्फा ग्लूकोज किसे कहते हैं? स्टार्च को। बीटा ग्लूकोज सेल्यूलोज को कहते हैं। ग्लाइकोजन ये दोस्तों पौधों में नहीं पाया जाता। ग्लाइकोजन जो है तो ये पौधों में नहीं पाया जाता। केले, सेब, संतरों में पाया जाता है। इस प्रकार के फल जो होते हैं इनमें पाया जाता है ग्लाइकोजन। काइटिन ये कीड़े मकोड़ों की बाहरी परत में पाया जाता है। जैसे मछली, एक मछली आप लोग देखे होंगे जो पानी में जब तैरती है तो वो चमकती है, चमकीली होती है। तो मछली का जो ऊपरी भाग होता है जो चमकता है वो हड्डी के समान होता है, कठोर होता है, तो वही होता है काइटिन। ये दोस्तों काइटिन भी हम लोग नहीं पचा सकते। लेकिन कुत्ते जो होते हैं, जानवर, कुत्ता जो होता है तो वो खड़ी मछली खा जाता है। ये काइटिन जो है तो उसमें पच जाता है। काइटिन पचाने वाले एंजाइम्स कुत्तों में पाए जाते हैं, जिससे ये मछली का जो ऊपरी परत होता है, जो कड़ा कड़ा जिसको हम छील के फेंक देते हैं, वो चीज़ होती है काइटिन। तो इस प्रकार से दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन से एंजाइम पचाते हैं? तो दोस्तों पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम में यहाँ पर ई की मात्रा होती है, इस प्रकार से एम। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तो यहाँ पे ओ की मात्रा होती है। तो आप लोगों को समझना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है सुक्रेज, सुक्रेज में ए की मात्रा आती है, ए आता है सुक्रेज, तो ये एंजाइम है। एंजाइम में भी ए की मात्रा आती है। इस प्रकार से आप लोगों को समझना है कि सुक्रेज जैसे लिखा है तो ये एंजाइम है, ये पचाने वाला एंजाइम है। और जो सुक्रोज है तो ये ओज, ओ की मात्रा जुड़ी है, ओज। तो कार्बो ओ की मात्रा जुड़ी है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है कि सुक्रेज जो हो गया तो ये सुक्रोज को बचाएगा, यानी कि सुक्रेज एंजाइम हो गया और सुक्रोज जो है तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट को बचाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। तो दोस्तों सुक्रेज एंजाइम जो है तो सुक्रोज को पचाएगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देगा, जिसमें से हमें ऊर्जा मिलेगी। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को पचाएगा। लैक्टोज को जो है तो ये एंजाइम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को पचाएगा, ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। माल्टेज एंजाइम जो है तो माल्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। अब दोस्तों एमाइलेज, एमाइलेज जो है तो स्टार्च और ग्लाइकोजन का पाचन करता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज दोस्तों स्टार्च को पचाता है। स्टार्च का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। ये दोस्तों आप लोगों को पाचन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ा चुके हैं। तो एमाइलेज जो है तो हमारे लार में पाया जाता है, यानी कि स्टार्च का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। लार में एमाइलेज पाया जाता है और हमारे पेट में भी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पाचन करता है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें पॉलीसेकेराइड से मिलती है, लेकिन उसका पाचन आसानी से नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमारे अंदर जो भोजन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं वो ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। भोजन को जो है तो ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, यानी कि हर खाने वाली चीज़ जो है तो ग्लूकोज में टूटती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें जो है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों एक मनुष्य को पूरे दिन में 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है।
पूरा दिन सरवाइव करने के लिए एक मनुष्य के लिए 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक खजूर में दोस्तों लगभग 500 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक खजूर में लगभग 500 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आप सुबह सुबह उठकर 4 या 5 खजूर खा लें तो पूरे दिन का काम हो सकता है आपका। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं वसा। दोस्तों वसा जो है तो वसा कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट ही वसा होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा बन रहा है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट जो है तो वसा का रूप ले लेता है और हमारे शरीर में जो है तो जमा होने लगता है, जिससे मोटापा आता है। वसा हमारे पूरे शरीर में 15% पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है। वसा भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों वसा सुंदरता प्रदान करता है। कैसे? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो उसमें तो कोई वसा ही है ही नहीं। दुबले पतले व्यक्ति में जो है तो वसा नहीं होती, तो वो एकदम दुबला पतला होता है। अगर उसमें वसा हो जाए तो वो व्यक्ति जो है तो थोड़ा हेल्दी हो जाता है, जिससे देखने में अच्छा लगता है। इस प्रकार से वसा से जो है तो सुंदरता भी प्राप्त होती है। दोस्तों आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है उस समय वसा जो है तो सूख जाता है, वसा की मात्रा जो है तो कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। वसा जैसे सूख गया तो चमड़ी जो है तो झूल जाती है, वही झुर्रियाँ कहलाती हैं। तो इस प्रकार से वसा दोस्तों हमारे शरीर में 15% पाया जाता है और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर, ठंडे क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। ये वसा जो है तो हमें ठंड से भी बचाता है। तो ठंडे क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, जिनसे उन्हें ठंड नहीं लगती है। ऊंट और सांड का जो कूबड़ होता है उसमें भी वसा ही होता है। कुछ लोग कहते थे, जैसे हम लोग हैं तो जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि ऊंट के कूबड़ में पानी भरा होता है। वहाँ दोस्तों वहाँ पर पानी नहीं भरा होता है, वहाँ पर वसा होता है। ऊँट का, सांड का जो कूबड़ होता है वो वसा होता है। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। ये 4 विटामिन जो है तो वसा में घुलनशील होते हैं। इसकी एक ट्रिक है कीड़ा, KEDA। इस प्रकार से कीड़ा नाम से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होता है। दोस्तों वसा में कई तरह के अम्ल पाए जाते हैं। मेनली पामेटिक एसिड पाया जाता है। मुख्य रूप से जो है तो वसा में पामेटिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिक एसिड, लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। मुख्यतः दोस्तों इसमें पामेटिक एसिड पाया जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पामेटिक एसिड पाया जाता है। वसा युक्त भोजन दोस्तों मूंगफली होती है। मूंगफली हो गया, तिल हो गया, कद्दू हो गया, बादाम हो गया, इनमें वसा जो है तो बहुत मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों वसा का दूसरा रूप होता है कैलेस्ट्रॉल। कैलेस्ट्रॉल होता है वसा का दूसरा रूप। ये कैलेस्ट्रॉल के कारण ही हार्ट अटैक होता है। दोस्तों कैसे होता है समझिएगा आप लोग यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये हमारा हृदय हो गया। इस प्रकार से 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में। हमारे शरीर से रक्त जो है तो दिल में आता है, दिल से जो है तो फेफड़े में जाता है, फेफड़े से दिल में आता है और दिल से जो है तो पूरे शरीर में इस प्रकार से जाता है। तो रक्त जब इधर से पूरे शरीर में जाता है तो इस वाले पाइप को दोस्तों, इस वाले नस को धमनी कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। इस वाली नस को जो है तो महाधमनी कहते हैं। इसी नस में जो है तो वसा जो है तो कैलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाता है। इसी यहाँ पर इस प्रकार से जम जाता है। कैलेस्ट्रॉल जो है तो जम जाता है इस प्रकार से, जिससे रक्त जो है तो सही ढंग से फ्लो नहीं हो पाता, जिसमें से झटके आते हैं। वही होता है हार्ट अटैक का कारण। तो दोस्तों जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसमें से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को हम खर्च नहीं करते हैं तो वसा के रूप में हमारे शरीर में जमेगी। वसा जो है तो यानी कि फैट बनेगा, हमारे शरीर में फैट बनेगा। उसी फैट में से कैलेस्ट्रॉल बनता है। वसा का दूसरा रूप कैलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारे महाधमनी में जमने लगता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। हृदय के बारे में हम जो है तो पढ़ चुके हैं।
अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक जो है तो मिल जाएगी, जिससे ये वीडियो देख लें तो सारा डाउट जो है तो क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण विकास जो है तो हमारे शरीर का विकास जो है तो ये प्रोटीन के वजह से ही होता है। प्रोटीन ही हमारे शरीर का विकास करता है। दोस्तों प्रोटीन जो है तो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्रोटीन्स में जो है तो नाइट्रोजन भी पाया जाता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा में सिर्फ 3 चीज़ें पाई जाती थी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिससे ये जो है तो आसानी से इनका पाचन हो जाता था। लेकिन प्रोटीन जो है तो इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन बहुत मुश्किल से होता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन आखिरी भाग तक होता है। दोस्तों पाचन तंत्र चैप्टर में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से भोजन पचता है, तो उसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लें। तो दोस्तों प्रोटीन जो है तो ये आसानी से पचने वाली चीज़ नहीं है। इसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन हमारे शरीर में 15% पाया जाता है, शरीर के निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन के वजह से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, विकास होता है। दोस्तों एक प्रोटीन का अणु 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। एक प्रोटीन का अणु जो होता है तो ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। दोस्तों हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर खुद ही निर्माण कर लेता है, जिनका हमारा शरीर खुद ही निर्माण कर लेता है, तो उन्हें हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। दोस्तों हमें ज़रूरत होती है 10 एमिनो एसिड की, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर को जो है तो 10 एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, और 10 एमिनो एसिड जो है तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। एक प्रोटीन के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर को कितने प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 10 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि अन्य 10 प्रकार के जो है तो हमारे शरीर खुद ही बना लेता है, हमारा शरीर जो है तो उनका निर्माण खुद ही कर लेता है। और 10 एमिनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। इस प्रकार से ये 10 और ये 10 मिलकर के एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है तो ये सोयाबीन होता है। सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। उसके बाद मशरूम हो गया, उसके बाद दाल हो गई, अरहर की दाल, चना की दाल, इस प्रकार से दाल जो होती हैं तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन हो जाएगा, उसके बाद मशरूम, उसके बाद दाल, इसके बाद जो है दोस्तों तो मांस, मछली, अंडा, दूध और डेयरी उत्पाद जो होते हैं, यानी कि मक्खन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों में जो है तो प्रोटीन पाया जाता है। फलियाँ हो गई, नट्स हो गए, बीज हो गए, इन सभी चीज़ों में जो है तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों एक प्रोटीन का अणु प्राप्त करने के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 हमारा शरीर खुद ही निर्माण कर लेता है और 10 एमिनो एसिड जो है तो हम भोजन के रूप में लेते हैं। दोस्तों मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे मायोसिन कहते हैं। दूध, दही, पनीर में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध, दही प्रोटीन में जो है तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं और जौ में, गेहूं और जौ जैसे अनाजों में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां 2 तरह की होती हैं, एक मरासमस हो गया और दूसरा जो है तो क्वासी-ओरकर हो गया। मरासमस बीमारी जो होती है दोस्तों तो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है, जो कि ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें दोस्तों माता के दूध में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो है तो सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसे ही दोस्तों कुपोषण कहा जाता है। और दोस्तों क्वासी-ओरकर जो है तो यह 1 वर्ष से अधिक के बच्चों में होने वाली बीमारी है, जिसमें से शरीर का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इन दोनों बीमारियों को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल जो है तो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। 65% में हमारे शरीर में जल ही जल पाया जाता है।
अगर मान लीजिए आपके शरीर का वजन जो है तो 100 किलो है, तो उसमें 65 लीटर पानी पाया जाएगा, बाकी 35 किलोग्राम में अन्य चीज़ें पाई जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल अकार्बनिक यौगिक होता है। 6 माह के कम वर्ष के शिशु जो होते हैं उनको जल नहीं पिलाया जाता, क्योंकि माँ के दूध से जल की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों पानी जो है तो तापमान का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? जल। अकार्बनिक यौगिक है जल, 65% जल। पाचन की क्रिया में मदद कौन करता है? जल। टूटी फूटी क्रिया में कौन मदद करता है? जल। बहुत जरूरी है जल, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। माइटोकॉन्ड्रिया में जल, जीव द्रव में भी जल, कोशिका द्रव में भी जल, रसदानी में भी जल। 1% की कमी जो हुई तो उसमें हमें प्यास लगती है, और 10% की कमी में आदमी जो है तो टपक जाता है, यानी कि आदमी की जो है तो मृत्यु हो जाती है। 1% जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगने की एहसास होता है, यानी कि हमें प्यास लगती है, और 10% की पानी की कमी हुई हमारे अंदर तो मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हमारे शरीर में जो उत्सर्जन होता है उसमें भी जल ही निकलता है। जैसे पसीना पसीना बाहर निकला तो उसमें जल निकलेगा, आंसू बाहर निकला तो उसमें भी पानी है, मूत्र बाहर निकला तो उसमें भी पानी है। तो दोस्तों हमारे शरीर के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जल का अवशोषण हमारे शरीर में बड़ी याद करती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को दोस्तों जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों रुक्षांश के बारे में। इसे आहार फाइबर भी कहते हैं। रुक्षांश को आहार फाइबर भी कहते हैं। पाचन तंत्र को साफ करना, इसका मुख्य काम जो होता है वो पाचन तंत्र को साफ करना और मल त्याग को आसान बनाना। भोजन के आयतन को बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है रुक्षांश। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है रुक्षांश, जिससे मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। इसके स्रोत हैं दोस्तों, रुक्षांश के स्रोत हैं साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां। इस प्रकार से इसके स्रोत हैं। दोस्तों खनिज खनिज क्या होते हैं? खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हड्डियों, दांतों और अन्य ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसके साथ ही दोस्तों शरीर की प्रक्रियाओं को विनियमित करने में मदद करते हैं। दोस्तों विनियमित का मतलब होता है कि नियमानुसार कार्य करना, किसी भी कार्य को नियम के अनुसार करना। तो हमारे शरीर में हड्डियां जो हैं, ऊतक जो हैं, पाचन क्रिया जो है, शरीर क्रिया जो है, वो अपना जो है तो टाइम टू टाइम नियमानुसार कार्य करती रहती हैं। हमारे शरीर का जैसे दिल हो गया, दिल अपने आप अपने नियमानुसार कार्य करता रहता है। पाचन क्रिया हो गई, ये सभी चीज़ें जो है तो अपने से कार्य करती रहती हैं। इस प्रकार विनियमित का अर्थ होता है दोस्तों। तो खनिज जो है तो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हड्डियों, दांतों और अन्य ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे दोस्तों रक्त के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, सोडियम और पोटेशियम ये तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी होते हैं, आयोडीन ये थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक होता है, फ्लोराइड दांतों को मजबूत बनाता है। फ्लोराइड जो होता है ये दांतों को मजबूत बनाता है। दोस्तों अब हम समझते हैं उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दोस्तों मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि तोड़ना और जोड़ना, जोड़ने की प्रक्रिया और तोड़ने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक एनाबॉलिज्म हो गया, एक कैटाबॉलिज्म हो गया। तो पहले हम एनाबॉलिज्म को देखते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना। जैसे 38 एटीपी को मिला करके एक ग्लूकोज बनता है। जब 38 एटीपी मिलेंगे, जब 38 एटीपी मिलेंगे तो इसमें से एक ग्लूकोज का निर्माण होगा, जिसमें से हमें ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से दोस्तों जब 20 एमिनो एसिड मिलेंगे तब एक प्रोटीन मिलेगा, इसमें से भी हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, यानी कि एनाबॉलिज्म का अर्थ होता है कि जुड़ना। अब दोस्तों कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना, पाचन करना। जैसे पाचन की क्रिया होती है तो तोड़ तोड़ कर होती है। जैसे सुक्रेज एंजाइम जो था वो सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ देता था, यानी कि पाचन कर देता था। तो पाचन की क्रिया में कैटाबॉलिज्म होता है, पचाने की क्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इस प्रकार से होता है दोस्तों मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि जोड़ना और कैटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ना। इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे शरीर में मात्रा, किस चीज़ की कितने % मात्रा होती है।
जल जल हमारे शरीर में 65% पाया जाता है। वसा 15% पाया जाता है। प्रोटीन भी 15% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है। और अन्य खनिज जो है तो 4% पाए जाते हैं। और तत्व दोस्तों, ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। कार्बन 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन 9% पाया जाता है। नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। और अन्य चीज़ों में जो है तो 5% पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप लोग समझिएगा, अगर आप लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है न्याय निगमन, उसको पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये हो गया हमारा प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन, और ये हो गया एंजाइम, ये हो गया एंजाइम, और इधर हो गया हमारा हार्मोन। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर ही एंजाइम है और हार्मोन है। तो इसका मतलब है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी के सभी प्रोटीन हैं, और जितने भी हार्मोन हैं, जितने भी हार्मोन हैं वो सभी के सभी हार्मोन जो हैं तो प्रोटीन हैं, सिर्फ जनन हार्मोन को छोड़कर। जनन हार्मोन जो है तो स्टेरॉयड के बने होते हैं, उनको छोड़ करके जितने भी हार्मोन हैं सभी के सभी प्रोटीन हैं। तो जो चीज़ें प्रोटीन के अंदर हैं वो सभी प्रोटीन हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एंजाइम और हार्मोन इनका कोई कनेक्शन नहीं है। एंजाइम इधर हो गया और हार्मोन जो है तो इधर हो गया, इनका दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये अलग अलग हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, सिर्फ जनन हार्मोन को छोड़कर। जनन हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉयड के बने होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, सिर्फ जनन हार्मोन्स को छोड़कर। बाल नाखून जो होते हैं ये भी प्रोटीन होते हैं। दोस्तों भूख हड़ताल, भूख हड़ताल जो है, जैसे लोग अनशन पर बैठते हैं, जो आंदोलन करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो जैसे कोई आदमी भूख हड़ताल पर बैठा, जैसे कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा तो वो जैसे 2-4 दिन तक खाना नहीं खाया, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट खाया होगा तो पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसके बाद उसके शरीर में जो वसा होगा उसका पाचन होगा, उसके बाद दोस्तों उसके शरीर से प्रोटीन का पाचन चालू होता है। प्रोटीन अंतिम स्टेज हो जाती है दोस्तों। आदमी प्रोटीन जब पचना चालू हो जाता है तो आदमी मरने के कगार में पहुंच जाता है। तो जो लोग भूख भूख में बैठते हैं तो वो पानी के साथ कुछ कुछ चीज़ें जो है तो जूस वूस पीते रहते हैं, जिससे उनके शरीर को कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा मिलती रहे। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं खा पी रहा है तो उसमें सबसे पहले जो है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, इसके बाद वसा का पाचन होगा, और इसके बाद प्रोटीन का पाचन होगा। प्रोटीन जैसे ही पूरा पच जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भूख हड़ताल होती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, बीमारियों से संबंधित सभी चीज़ों को देखेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां जो होती हैं, मलेरिया जैसे हो गई, तो इस प्रकार की सभी बीमारियों के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिवीजन स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।